वेलकम लर्नर्स। आज का टॉपिक है ग्रामर में एनालिसिस ऑफ अ सेंटेंस, जिसके अंतर्गत हम सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सेंटेंसेस में सबसे पहला जो सेंटेंस हम देखेंगे वो होगा सिंपल सेंटेंस। और आज हम सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे ढेर सारा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, सिंपल सेंटेंस होने के लिए कितनी चीजें होनी चाहिए, ग्रामेटिकली कितने टर्म्स यूज किए जाते हैं, इन सभी को हम सिंपल सेंटेंसेस में आज पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बच्चा ग्रामर पढ़ता है उन सबको इंफॉर्मेशन होती है कि मीनिंग और वर्ड ऑर्डर के आधार पर सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, जैसा हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिनमें सबसे पहला टाइप आता है असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, जिसमें हम स्टेटमेंट को बोलते हैं, और वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके। नंबर 2 होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। नंबर 3 होता है कमांड, यानी कमांड वाले सेंटेंसेस, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस। जी, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा होता है एक्सक्लामेशन, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके। अच्छा, किसी किसी बुक में ऑप्टेटिव भी दिया रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी होता है एक टाइप। तो मेन जो होते हैं ना, मेजर, वो 4 ही होते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके। अच्छा, ये जो टाइप अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सभी मीनिंग और वर्ड ऑर्डर के बेस पे सेंटेंस का टाइप था। ठीक है। और अब देखिए, अब एक बेस पे और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है। वो क्या होता है? स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को डिवाइड करना। अब ये क्या चीज है? यानी कि सेंटेंस की बनावट कैसी है। बनावट का मतलब कोई सेंटेंस सिंपल है, या फिर कंपाउंड है, या फिर कॉम्प्लेक्स है, या तो कॉम्प्लेक्स, माफ कीजिएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों है। ठीक है, मिक्स्ड जिसको कहते हैं। तो इन में से इन जो जितने भी टाइप मैंने आपको बताए, उसमें से आज जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल सेंटेंस। ओके, जिसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। और अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे होते हैं, किसी सेंटेंस को सिंपल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, और कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं ग्रामेटिकली। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर डिफिनेशन दिख रही है, वो सारी चीजें आप पॉज करके देख लेंगे। मैं चलती हूं अपने मेजर पार्ट पे। सिंपल सेंटेंस देखिए क्या होता है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? सिंपल सेंटेंस बनता है एक सब्जेक्ट से और एक वर्ब से। ठीक है। सिंपल सेंटेंस होने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, और कभी कभी लेकिन क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, वो एक ही शब्द का ना होकर के 2 शब्दों का हो सकता है। 2 शब्दों का ना होकर के कभी कभी 3 शब्दों का हो सकता है, कभी कभी 4-5 शब्दों का हो सकता है। ऐसा क्यों? अभी आगे सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप अपने आप से कीजिए कि क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं, क्या मुझे ये पता है। अगर पता है तो अच्छी चीजें, नहीं पता है तो मैं डिस्कस कर रही हूँ, डजेंट मैटर। अच्छा, अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट जो होता है ना, वो कभी कभी मोर देन 1 वर्ड भी होता है, कभी कभी 1 2 3 4 कई वर्ड्स हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो वर्ब होता है वो भी एक हो सकता है, और कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी आती हैं, मेन वर्ब भी आती हैं, या तो फिर कभी कभी मोडाल्स भी आते हैं और उसके साथ में मेन वर्ब आते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं अपनी बुक पे, जो सारी चीज़ें साक्षात लिखी हैं उनको देखते हैं। ए सिंपल सेंटेंस, जी, ए सिंपल सेंटेंस as we know is a group of words arranged in such a manner that it makes complete sense। एक सरल वाक्य, जैसा हम जानते हैं कि ये सेंटेंस को, वर्ड्स को अरेंज करके कुछ इस कदर से अरेंज किया होता है जिससे एक मीनिंगफुल सेंस निकले, यानी शब्दों का वह समूह जिससे कि मीनिंगफुल सेंस निकले, अर्थ निकले, उसको कहते हैं सेंटेंस। ठीक है। और एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक वर्ब हो सकता है कम से कम। ठीक है।
जी, a simple sentence should contain at least one subject and one predicate, either explicit or implicit. बिल्कुल, जैसा मैं बहुत देर से आपको कह रही हूँ, एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है, भी नहीं होता ही है, ठीक है। और कभी कभी एक से अधिक वर्ड का सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का वर्ब भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। लता रिसाइट्स अ पोयम। लता रिसाइट्स अ पोयम। लता पोयम को लर्न करती है, याद करती है, पढ़ती है, ठीक है। अब देखिए, जो लता है वो क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी मेन वर्ब कहाँ है, रिसाइट है। अ पोयम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लता रिसाइट्स अ पोयम। अब इसको देखो, हम लोग एनालिसिस करते हैं कैसे, जैसे द अबव एग्जाम्पल शोज दैट। अब जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, लता रिसाइट्स अ पोयम, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज प्रॉपर। जो सेंटेंस का अरेंजमेंट है वो उचित तरीके से किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिसाइट्स अ पोयम लता कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि पढ़ने में हिंदी जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आगे पीछे होता है, लेकिन इंग्लिश जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है कभी कभार, ठीक है। सेकंड, द सेंटेंस मेक्स ए कंप्लीट सेंस। और ये जो अबव सेंटेंस एग्जाम्पल पढ़ा हमने, उसका बहुत अच्छा मीनिंग निकल रहा है। मीनिंग मतलब सार्थक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। नंबर थर्ड, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। और इस सेंटेंस में देखिए एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है एक, ठीक है जी। अब देखिए, इफ वी आर टू एनालिसिस दिस सेंटेंस वी फर्स्ट स्प्लिट इट अप एज। अब देखो, अगर हमें सेंटेंस का एनालिसिस करना हो, इसका विश्लेषण करना हो, तो क्या होगा। जैसे लता को बना दिया सब्जेक्ट और रिसाइट्स अ पोएम को कर दिया प्रेडिकेट। यस, दैट्स इट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो मोस्टली सेंटेंस में आगे लिखा हुआ हो सकता है, कर्ता होता है ये, ठीक है। बाकी मेन वर्ब के बाद के सारे पार्ट, यानी मेन वर्ब से लेकर कुछ ऐसे, मेन वर्ब से लेकर के अपोयम तक, मतलब मेन वर्ब के बाद में आया ऑब्जेक्ट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है प्रेडिकेट में। यानी जो लता है वो है सब्जेक्ट और रिसाइट्स अ पोयम क्या है, प्रेडिकेटिव पार्ट है। ओके, चलिए अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए। माई फादर गाइड्स मी इन स्टडीज। मेरे पिताजी मुझे गाइड करते हैं मेरे स्टडीज में। तो व्हेन वी एनालिसिस दिस सिंपल सेंटेंस फर्दर वी गेट द फॉलोइंग। हम जब इसको एनालिसिस करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि माई फादर इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में देखिए जो माई फादर है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप देख लिया करिए। देखिए, मैं वैसे तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि सब्जेक्ट माई फादर है, लेकिन जैसे अगर आपको नहीं पता है, आप बहुत बेसिक, आप बिगनिंग कर रहे हैं अपनी स्टडी की, तो आपको कैसे पहचानना है। कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, सबसे पहले आप उसमें ढूंढो वर्ब। ये रहा वर्ब। सबसे पहले जो काम करो आप करो वो वर्ब ढूंढो, ठीक है। वर्ब कहाँ है, गाइड्स। तो वर्ब के पहले का जो पार्ट है, यानी जिसने काम किया होगा, कर्ता, ठीक है, जिसने काम किया होगा या जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया होगा, वो होगा हमारा सब्जेक्ट, यानी माय फादर, ठीक है। सबसे पहले हम पिक करेंगे वर्ब को, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मोस्टली आगे ही रहता है, उसके बाद में जो वर्ब पार्ट है ना, वर्ब से ले करके पूरा कॉम्प्लीमेंट तक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। और कभी भी प्रेडिकेट पार्ट में सब्जेक्ट को ऐड नहीं करते हैं, दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो वही कह रहा है कि माई फादर स्टडीज मी इन माई स्टडीज। तो सब्जेक्ट क्या है, माई फादर। गाइड्स क्या है, मी इन माई स्टडीज। गाइड्स नहीं, माफ कीजिएगा, प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, गाइड्स मी इन माई स्टडीज। क्लियर जी। अब एक चीज आप ये देख लीजिए जरा कि जो सिंपल सेंटेंस है उसमें अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है कभी कभी एक वर्ड का भी हो सकता है, कभी कभी मोर देन वन वर्ड हो सकता है, यानी एक शब्द का, दो शब्द का, तीन चार शब्द का भी हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। और कभी कभी वर्ब भी तीन चार मत कहिए, मोस्टली दो ही होते हैं, दो से तीन भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये क्या चीज़ हुई कि सब्जेक्ट दो कैसे हो गया, क्योंकि माई फादर, करने वाला तो मेन फादर ही है, फादर के ही बारे में बात हो रही है। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो फादर को क्वालिफाई कर रहा है माई, ये
ठीक। जो माई है ना, जो पजेसिव एडजेक्टिव है, वो पजेसिव एडजेक्टिव कहिए, डिटरमिनर्स कहिए, क्वालिफायर्स कहिए, सब एक ही चीज़ है। ठीक है। जब हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट है एडजेक्टिव का। ठीक है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। माई जो है ना, वो फादर को बता रहा है कि फादर किसके हैं। माई फादर, मेरे पिताजी। ठीक है। तो माई क्या है, ये क्वालिफायर है, यानी सब्जेक्ट क्वालिफायर और एट्रीब्यूट वर्ड है। ठीक है। और मेन सब्जेक्ट क्या है, फादर है। ओके जी। तो माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए, तो अब इसमें क्या था ना कि जो माई है, फादर है, दोनों एक साथ थे और दोनों सब्जेक्ट थे। ठीक है। क्योंकि माई तो फादर को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो कौन है, फादर। जी। अब एक सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल। ऊपर वाला आप चाहे तो पॉज करके लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, लेकिन अब हम अपने सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल लिखा है, द मैन कैरिंग ए हो इज ए गार्डनर। गार्डनर जो माली होता है जी। तो अब इसमें देखिए आप, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है, द मैन, क्योंकि द तो आर्टिकल होता है ना। द मैन कैरिंग ए हो। अच्छा, अब ये कैरिंग ए हो, इसमें वर्ब हम नहीं ढूंढ पाए, कहाँ ढूंढ पाए, समथिंग अगर ऐसा किसी के माइंड में आ रहा है तो वर्ब इसमें देखिए इज है। इज यानी जो लिंकिंग वर्ब है इसमें। ठीक है। और जो लिंकिंग वर्ब है ना, वही मेन वर्ब का काम कर रही है। जब किसी सेंटेंस में ना कोई वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वही मेन वर्ब का काम करे ना, वही होता है हमारा लिंकिंग वर्ब। तो इज यहाँ पे वर्ब है। ओके। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा है, द मैन कैरिंग ए हो इज ए गार्डनर। हो जो है ना वो एक टूल है। ठीक है, HOE याद रखिएगा। तो द मैन कैरिंग ए हो, यहाँ तक ये सब्जेक्ट ही है। जैसा हमने कहा था ना कि सब्जेक्ट कई शब्दों का भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो कैरिंग ए हो है ना, ये पूरा सब्जेक्ट ही है। ठीक है। जैसे द क्या है, फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द सब्जेक्ट, मैन क्या है, ये तो मेन सब्जेक्ट है, और सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, कैरिंग ए हो। ठीक है। तो अगर इसमें आपको पूछने के लिए आए कि सब्जेक्ट कहाँ है, सबसे पहले वही अपना फंडा ढूंढो, वर्ब कहाँ है। ये रहा वर्ब, क्योंकि और कोई वर्ब तो है नहीं, तो ऑक्सिलरी वर्ब को हमें लिंकिंग वर्ब बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये किया हमने, इसको ढूंढा और इसको ढूंढा, तो वो बना वर्ब। तो उसके पहले के जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे बन गए हमारे सब्जेक्ट। उसके बाद इज अ गार्डनर, ये क्या हुआ, ये हो गया प्रेडिकेट। क्लियर? बिल्कुल। इसी तरीके से आप दूसरा भी देख सकते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल, ये रहा, ही प्लेज फुटबॉल। तो ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, प्लेज फुटबॉल प्रेडिकेट हो गया। टू पॉइंट ए फिंगर एट अदर्स। जी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से भी मैं आपको कोरिलेट करवा दे रही हूँ, वो क्या कि जो सब्जेक्ट होता है ना, चाहे वो नाउन हो सकता है, चाहे प्रोनाउन हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है, सिर्फ नाउन ही नहीं ढूंढना है हमको। ठीक है। जैसे यहाँ पे ही लिखा है ना, ये तो प्रोनाउन है, तो इसीलिए ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट बन गया। ओके। अब देखो नीचे जो एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, टू पॉइंट ए फिंगर एट अदर्स इज इजी। अब देखो, जो टू पॉइंट ए फिंगर एट अदर्स है ना, ये है हमारी नाउन क्लास। ठीक है, क्लास नहीं है, नाउन फ्रेज है। ठीक है। तो नाउन फ्रेज, नाउन क्लास या नाउन या प्रोनाउन वर्ड सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, एक सेंटेंस देखिए, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग जो है ना, ये वर्बल नाउन है, जिसको हम जेरेंड कहते हैं, ये भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब एक और एग्जाम्पल देखिए, जो यहाँ पे लिखी चीज़ें हैं। यहाँ पे ओल्ड मैन, जी हटा ही देती हूँ अब, ठीक है। ओल्ड मैन नीड हेल्प। तो ओल्ड देखिए सेंटेंस में क्या है, क्वालिफायर्स कहिए इसको, चाहे एट्रीब्यूट कहिए इसको, चाहे एडजेक्टिव कहिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहिए। ठीक है, सारी एक ही चीज़ है। तो ओल्ड कौन है, मैन, और मैन क्या है, सब्जेक्ट है। नीड हेल्प क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि नीड क्या है, वर्ब है। ओके। तो यहाँ पे ओल्ड मैन दोनों होगा सब्जेक्ट, लेकिन जो ओल्ड है वो होगा हमारा एडजेक्टिव। अगर पार्टिकुलर अंडरलाइन करके आ जाए तो आप इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है जी। उसी तरीके से नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल हियर। तो कैसा वाटर,
ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग यहाँ पे ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जेरन समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जेरन जो होता है वो वर्बल नाउन होता है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट है, और ड्रिंकिंग जो है ना वो एट्रीब्यूट का काम कर रहा है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की ही कैटेगरी में आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे एडजेक्टिव ही होता है एक हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये नाउन जो वाटर है उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इस वजह से ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल हेयर, प्रेडिकेट पार्ट में इज अवेलेबल हेयर आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब क्या है, इज है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लक्ष्मीज फादर इज अ नाइस जेंटलमैन। तो लक्ष्मीज फादर, मेन सब्जेक्ट क्या है, फादर है, लेकिन लक्ष्मीज जो है ना वो अपस्ट्रॉफी बता रहा है। अपस्ट्रॉफी का मतलब कि पॉजिटिव केस में है, यानी फादर किसके हैं, लक्ष्मी के हैं, ठीक है। तो अगर इसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा ना तो लक्ष्मीज फादर दोनों हो जाएगा, बस जो लक्ष्मीज है वो क्या है, पॉजिटिव केस बता रहा है, यानी कि फादर लक्ष्मी के हैं, ओके। और मेन वर्ब को पिक करना है, यानी इज अ नाइस जेंटलमैन। तो वर्ब से लेकर के बाकी पीछे का पार्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है या ऑब्जेक्ट जो होता है, सभी चीजें प्रेडिकेटिव पार्ट में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, योर एडवाइस इज क्वाइट रॉन्ग, पूर्णतः गलत है आपकी एडवाइस। फिर योर एडवाइस, योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, एडवाइस क्या हो गया, नाउन हो गया, इज क्वाइट रॉन्ग देखिए क्या है, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। वर्ब कहाँ है, इज है, ओके। नेक्स्ट, कालिदास द ग्रेट संस्कृत पोएट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट कहाँ है, कालिदास भी है, द ग्रेट संस्कृत पोएट भी है, पोएट तक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि कालिदास तो मेन सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है ना चीजें, ये एट्रीब्यूट नाउन इन अपोजिशन है। नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी कि ये क्वालिटी बता रहा है किसकी, कालिदास की, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अपोजिशन, जी, एडजेक्टिव जोड़ करके बनाया जाता है वो। तो यहाँ पे इस जो है ना, इसको देखेंगे, इस मेन वर्ब है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारे पार्ट प्रेडिकेट के हैं, ओके। नेक्स्ट, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी ए तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है हमारा, चाहे आर्टिकल कहिए चाहे डिटर्मिनर कहिए, एक ही चीज है। तो ए जो है वो आर्टिकल है, डिटर्मिनर है। स्टिच इन टाइम जो है, स्टिच तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, और इन टाइम क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहां तक हो गया। और सेव्स 9 क्या है, सेव्स हमारा मेन वर्ब है, तो ये प्रेडिकेट है। अच्छा, तो अब इन सारे एग्जाम्पल से हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि कभी कभी सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो है प्रेडिकेट का, ठीक है। हालांकि ऊपर हमने वही चीजें पढ़ ली हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे। जैसे कहने का मतलब कि प्रेडिकेट कितने पार्ट्स के हो सकते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ऑल आवर फ्रेंड्स रिटर्न होम इन द इवनिंग। तो सब्जेक्ट कौन है, ऑल आवर फ्रेंड, ठीक है। मेन इसमें नाउन देखिए कहाँ पे है, फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के पहले लगा है आवर, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके पहले लगा है ऑल, ठीक है। तो ऑल आवर फ्रेंड्स क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, और मेन वर्ब कहाँ है, रिटर्न्ड। तो रिटर्न जो है ना, ये है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से लेकर के लास्ट तक की सारी चीजें कहलाएंगी प्रेडिकेट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा नीचे आते हैं, जी, अब थोड़ा नीचे आते हैं और अब इनका एनालिसिस करते हैं। ऑल आवर फ्रेंड्स हो गया सब्जेक्ट, रिटर्न हो गया वर्ब, यहीं से पहचानना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। होम इन द इवनिंग, अच्छा इन द इवनिंग चूंकि टाइम बता रहा है, टाइम कैसे बता रहा है, रिटर्न को बता रहा है, यानी ये क्या है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। तो हम प्रेडिकेट में क्या देख सकते हैं, वर्ब भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस भी होते हैं, ठीक है जी। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही सोल्ड हिज हाउस एट अ हाई प्राइस। सब्जेक्ट कौन है, ही है, एक प्रोनाउन है। सोल्ड क्या है, वर्ब है, यहीं से हमको पिक करना है। सोल्ड देख लीजिए वर्ब है, उसके आगे का जो पार्ट होगा वो सेंटेंस, वो सब्जेक्ट होगा, पीछे का पार्ट जो है प्रेडिकेट होगा। हिज हाउस एट ए हाई प्राइस, ठीक है। हाई प्राइस जो है वो सोल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ये भी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ। कहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आए मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा।
चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? द एडिशनल वर्ड्स, अन्य शब्द, बाय विच द प्रेडिकेशन इज मेड कंप्लीट, जिसके द्वारा किसी प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट किया जा सके, वही होता है कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, चलिए जैसे दिस इज, जी कैसे ये लिखा है दिस इज, भाई दिस को कर दिया सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ ये नहीं सोचेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन कहाँ है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, बिना नाउन के भी हो सकता है, तो वो प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, चलो तो दिस किया, इज किया, उसके बाद का कोई सेंटेंस है ही नहीं, यानी इनकम्प्लीट सेंस है। तो अब इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? इसके लिए हमें ज़रूरत है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तभी तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। ये तो कंप्लीट सेंस कैसे देखा, और जब कंप्लीट सेंस नहीं देखा तो वो वाक्य कैसे कहलाएगा, है ना। जी, तो देखिए अब नीचे वाला सेंटेंस देख लीजिए। द चाइल्ड सीम्स हैप्पी। अगर हम हैप्पी को काट दें ये, तो द चाइल्ड सीम्स, बच्चा लगता है। भाई कैसा लगता है? कुछ कंप्लीट करने वाली चीज़ भी तो होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे हैप्पी देख लीजिए। अब अगर हम हैप्पी पर से हाथ हटाएं, इसको क्लियर करें, सही कर दें, तो द चाइल्ड सीम्स हैप्पी, तो बच्चा कैसा लगता है? हैप्पी लगता है। ठीक है, तो ये जो हैप्पी है ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और वर्ब से लेकर के सेंटेंस में पीछे की सारी चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट हो, सब क्या कहलाती हैं? प्रेडिकेट। जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द ओल्ड मैन लुक्स सैड। अब देखिए अगर सैड को आप छुपा लीजिए तो द ओल्ड मैन है जो सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, लेकिन कैसा लगता है? कुछ कंप्लीट तो सेंस नहीं दे रहा ना, तो इसीलिए सैड को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और यही क्या है? कॉम्प्लीमेंट हुआ हमारा पूरक, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक है जी, अब देखिए ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई हैं कि जो दोनों वर्ब्स हैं सीम्स एंड लुक्स, ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, बिल्कुल इनके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। तो हैप्पी तो नाउन है नहीं, ठीक है, और सैड भी क्या है? नाउन तो है नहीं, है ना। तो बिल्कुल, तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो यहाँ पे लिखी हैं, सीम्स और लुक्स। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। देखो, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन द प्रेडिकेट, यहाँ देखिए, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन द प्रेडिकेट पार्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो वर्ब के बाद होता है। ठीक है, कैसे? मिस्टर कपूर टीचेस मैथमेटिक्स। तो मिस्टर कपूर हमारा क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गया, टीचेस वर्ब हो गया। ठीक है, अब हालांकि वर्ब के बाद से तो हम प्रेडिकेट लेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं। तो जो मैथमेटिक्स है ना वो है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, यानी क्या टीच करता है? मैथमेटिक्स टीच करता है। ठीक है, अच्छा जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो भी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ना लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे मी, अस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में है ना प्रोनाउन वही। चलो नेक्स्ट, द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। तो द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब हो गया, द ग्लास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये नहीं सोचने यहाँ पे हमें लग जाना है कि ये हम यहाँ पे नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं बता रहे हैं। भाई क्यों बताएंगे? क्योंकि जो यहाँ पे ग्लास है वो क्या है? वो तो ऑब्जेक्ट हुआ ना, नाउन तो है ही है। तो मैंने क्या कहा, किसी ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। तो यहाँ पे द ग्लास क्या है? नाउन है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हुआ, ना कि कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल। और मैथमेटिक्स भी देखिए उसी तरीके से, टीचेस जो है ना वो क्या? नाउन प्रोनाउन, तो बिल्कुल नाउन तो है ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो टीच हो गया, जो ब्रोक हो गया, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, और ये जो मैथमेटिक्स है, जो द ग्लास है, ये सब हो गए इनके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर देना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मोस्टली इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बनते हैं। ओके जी, चलिए अब देखिए एक और एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे हम ये देखेंगे ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हालांकि इतना डीप में ये सारी चीज़ें तो एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ना हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्रामर पढ़ रहा है।
ओके चलो, तो ये सेंटेंस देखो, दे इलेक्टेड रमेश टू लीड द टीम। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। फिर इलेक्टेड है, वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट रमेश हो गया। और यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसके बाद में टू लीड द टीम, ये क्या है, क्या करने के लिए हमने रमेश को इलेक्ट किया, क्या करने के लिए, टीम को लीड करने के लिए। ठीक है, तो अब ये तो देखिए, ये जो चीज़ें, जो पार्ट यहाँ पे लिखा है ना, ये रमेश के लिए लिखा है ना, हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में क्वालिफाई करने के लिए, सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए मोस्टली पूरी लाइन को लिखा गया है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट तो है, ये कॉम्प्लीमेंट तो है, और वर्ब के बाद का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें यही करना है कि जो टू लीड द टीम है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, किसका, रमेश का, यानी ऑब्जेक्ट का। चाहे इसको आप कॉम्प्लीमेंट कहिए, वैसे कॉम्प्लीमेंट में तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही है, बिल्कुल। तो ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, मिस्टर नारंग नेम्ड हिज सन जयंत। नेम्ड क्या है, वर्ब है, यहीं से पता लगाना है। मिस्टर नारंग क्या है, सब्जेक्ट है, हिज सन ऑब्जेक्ट हो गया, जयंत। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट जी, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो चूंकि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल। तो कहने का मतलब किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये सारे पार्ट जो होते हैं ना, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रेडिकेट जो होता है, इन सभी में इंक्लूड होता है। ओके, चलिए अब देखिए। अच्छा, अब जो नीचे के एग्जाम्पल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाले, यहाँ पे अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो सेंटेंस होता है प्रेडिकेट ना, प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट के अलावा और क्या क्या हो सकता है, यानी प्रेडिकेट पार्ट में और क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। जैसे ऑल आवर फ्रेंड्स, ये वाला एग्जाम्पल है, ऑल आवर फ्रेंड्स इलेक्टेड रेखा द सेक्रेटरी ऑफ द कॉमन रूम येस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, अब तो हमने इसको पहचानना सीख लिया कि मेन वर्ब को पहले पकड़ लो, तो मेन वर्ब के पहले का पार्ट होता है सब्जेक्ट, उसके बाद का पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में देखिए, जो इलेक्टेड के बाद में रेखा है ना, मेन वर्ड, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इलेक्टेड, क्या इलेक्टेड, हमने रेखा को इलेक्ट किया और क्या किया, द सेक्रेटरी ऑफ द कॉमन रूम येस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, यानी कॉमन रूम का सेक्रेटरी येस्टरडे मॉर्निंग का। ठीक है, अब तो यहाँ पे ये समय भी बता रहा है, देखिए ये येस्टरडे मॉर्निंग, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा होगा ना हमने, तो ये अब इसमें ना एडवर्बियल क्वालिफिकेशन बता रहा है। ठीक है, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए, चीज़ें बहुत इजी हैं, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जो प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्बियल क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल एक देख लीजिए, आवर एक्सपीरियंस हैज taught us many lessons in life। आवर एक्सपीरियंस, अब भाई सब्जेक्ट है ये, आवर क्या है, दो पार्ट का सब्जेक्ट हो गया, आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हैज दैट। अब देखिए वर्ब भी यहाँ पे डबल हो गए, इसीलिए मैं कह रही थी कि वर्ब भी कभी कभी एक से दो पार्ट का, एक से दो वर्ड का भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो हैज स्टार्ट यहाँ पे डबल वर्ड का हो गया। आज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो पर्सन होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तुएं होती हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स, वो होती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए जो मेनी लेसन्स इन लाइफ लिखा है ना, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो चाहे इसको आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहिए, चाहे एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस कहिए। ओके, बाकी वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, सारी चीज़ें प्रेडिकेट में आती हैं। ओके, बिल्कुल। तो ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ये सभी रिलेटेड थी किससे, सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। ओके, बिल्कुल। और अब हमारा अगला टॉपिक होगा ना क्लास। ठीक है, फ्रेज और क्लासेस, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस को स्टडी किया है। अब इसके बाद हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, और उसके बाद में हम क्लास को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आज हमने सिंपल सेंटेंस को डिस्कस किया है, अगला टॉपिक हमारा कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। और हो सकता है सारे टॉपिक्स को कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाए, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है
सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन पेशेंस के साथ में। ओके जी, तो चलिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन अगर आपको मुझे देना हो, कोई लॉजिक मेरे से अलग अगर आपका है तो वो भी आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। सभी सुझावों का मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम करती हूँ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।